नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सभी लोग? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और होना जरूरी है। काका एक ऐसा शब्द है जो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। काका, चाचा, वो रामू काका, है ना? तो काका जो शब्द है वो ऐसा शब्द है जहां पर ग्रामीण परिवेश में, गांव में हम अपने पापा की उम्र से छोटे व्यक्ति को काका बोल दिया करते हैं। शहरों की जो कल्चर है, हमारी जो कल्चर है, उसमें हम अंकल कह दिया करते हैं। अंकल, जिस प्रकार से वो अंकल हमारे इंग्लिश में तो कॉमन हो गया, जो जितने रिलेशन है सबके लिए अंकल यूज में आ रहा है, लेकिन काका जो शब्द है वो अपने काका का मतलब क्या हुआ? पापा से छोटे भाई, उनको काका बोला जाता है। यह मिथिलेश्वर जो पाठ के हमारे इस कहानी के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनका संबंध, उनका रिलेशन हरिहर काका के साथ इतना घनिष्ठ हो गया। उम्र में बहुत फर्क था, इसके बावजूद भी एक अपनापन, एक लगाव उन्होंने हरिहर काका के बीच में पाया। अब हरिहर काका की जो कहानी है वो क्या है, क्योंकि पाठ है थोड़ा सा लंबा बड़ा है और उसे हम थोड़ा सा टाइम मैनेज करते हुए आपके साथ चलता हूं। और हरिहर काका बड़े आराम से अपने जीवन को जी रहे थे, बहुत मस्त थे, शादी की नहीं थी। मिथिलेश्वर दास द्वारा रचित मार्मिक कथा है। मार्मिक का मतलब क्या होता है? मन को छूने वाली एक ऐसी कथा है जो पारिवारिक कहानी है और जमीन से जुड़ी हुई कहानी है, हकीकत की कहानी है। जमीन जायदाद के कारण आदमी अपनों से पराया हो जाता है, उसे किस प्रकार समाज में कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका उदाहरण प्रस्तुत है। सही बात है, जमीन जायदाद के कारण, धन संपत्ति जमीन के कारण अपने भी पराये हो जाते हैं। लोग इतने मतलबी और इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपनों के स्वार्थ में फंस करके अपनों से दूर हो जाते हैं। ये कल्चर बन गई है, संस्कृति बन गई है। कारण क्या है बेटा? हमारे संस्कार धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, हम संस्कारों से धीरे धीरे टूटते चले जा रहे हैं। आज की जो जनरेशन है वो धीरे धीरे अपनों तक सीमित होती हुई चली जा रही है। अगर हम परिवार के विस्तार की बात करें तो गिनती के कुछ लोगों से ज्यादा परिवार के लोगों को आप नहीं जानते हैं। वही आपके परिजन हैं, वही परिवार वाले हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो हमारे परिवार बहुत विस्तृत हैं, हमारी रिश्तेदारियां लंबी चौड़ी हैं, लेकिन हम लोग एक लिमिट तक बंद कर गए हैं। हम दो, हमारे दो, बस लिमिटेशंस हमारी हो गई है, इसीलिए समय आने पर हम अकेले पड़ जाते हैं। अरे हम अपने परिजनों को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनके साथ उठते बैठते नहीं, उनके साथ अपनापन हमारा नहीं है, तो फिर आवश्यकता पड़ने पर हमें प्रॉपर सपोर्ट भी नहीं मिल पाता। हरिहर काका एक ऐसी कहानी आपके सामने है जहां पर जमीन जायदाद के लिए लोग अपने तो बन जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि वो स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा और उसी समय दूरियां बनती हुई चली जाती हैं। हर किसी को हर कोई दबाने के प्रयास में लगा हुआ है। कथावाचक और हरिहर काका का संबंध कैसा था? कथावाचक मिथिलेश्वर जी कहानी जो बता रहे हैं आपको उनका रिलेशन हरिहर काका के साथ कैसा था और क्यों बना? कथाकार का घर हरिहर काका के पड़ोस में होने के कारण उनका आपस में काफी नजदीकी संबंध था। काका ने कथाकार को बचपन से बहुत प्यार किया। काका जो थे वो कथाकार को, कहानीकार अर्थात लेखक को बहुत अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए भी वे कथाकार को प्यार करते थे। काका कथाकार को अपने मन की सारी बातें खुलकर बता देते थे। समाज में ऐसा कोई व्यक्ति जो अकेला हो, उसके साथ आप थोड़ा प्रेमवत व्यवहार कर दीजिए, वो आपके प्रति समर्पित हो जाएगा, उसका व्यवहार आपके प्रति बन जाएगा। यहां पर जो हरिहर काका हैं, हरिहर काका अकेले अपनापन ढूंढते थे, अकेले महसूस करते थे, और ऐसे में मुलाकात बचपन के उस बच्चे से हो गई जो कथाकार है
और कथाकार के साथ उनकी आपस में कुटने लगी। अब काका के प्रति कथाकार की चिंता क्या हो गई? काका की स्थिति देखकर मिथिलेश्वर जी परेशान रहने लगे। हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण कथाकार से बातें करनी बंद कर दी। हरिहर काका ने परेशानियों के कारण कथाकार से बातें करना बंद कर दिया। देखो, जहां पर कथाकार के बिना हरिहर काका बिल्कुल रहते नहीं थे, अब हुआ क्या, हरिहर काका के जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। पारिवारिक परेशानियां, जमीन जायदाद से रिलेटेड, उसके घर परिवार वाले जो लोग थे बड़े प्यार से रखते थे, लेकिन जमीन जायदाद की सोचकर उनके मन के अंदर फ्रैक्शन आने लगा। ठाकुरबाड़ी जो एक जिस प्रकार से मंदिर होता है, मंदिर की जो जमीन जायदाद होती है और मंदिर के जो सेवक पूजक होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, भगवान की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं और उसके अनुसार अपने आप को बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, राजा बन जाते हैं। उनकी नजर भी हरिहर काका की जमीन पर पड़ रही थी। इधर घर परिवार वाले जो थे उनका भी ध्यान ये था, हरिहर काका को रोटी चाहिए और चाहिए क्या, इनकी जमीन भी हम हड़प लें। परेशान रहने लगे हरिहर काका। अब जो हर बात कथाकार से कहा करते थे, उन्होंने बातचीत करना कम कर दिया, बंद कर दिया। क्या बात करें, घर की बात पराई होती है। घर की बात जो घर में है वो जैसे ही अगर कथाकार से करते हैं तो दुनिया के सामने जाती, ये सोच करके उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया, कोई भी बात नहीं करते थे। इसी कारण कथाकार को चिंता हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर काका की प्रॉब्लम क्या है और काका की ठीक हालत हो जाए। काका को उनके परिवार के लोगों ने तथा धार्मिक समुदाय ने इतना दुख दिया था कि वो चुप रहने लगे, बिल्कुल चुपचाप हो गए काका। परिवार के लोग और समाज के लोग और धार्मिक जो ठाकुरबाड़ी जो थी, ठाकुरबाड़ी का मतलब ठाकुर जी की बाड़ी, ठाकुर जी भगवान के नाम से जो जमीन थी, जिसमें से भाई इसमें से अन्न उपजेगा, इसमें जो उपज होगी उससे भगवान जी की सेवा पूजा का खर्च चलता रहेगा। तो वहां पर जो महंत थे वही ठाकुर जी बन बैठे। अब दोनों तरफ से फंसे हुए थे, कौन, हरिहर काका, वो चुपचाप रहने लगे। ठाकुर जी का इतिहास क्या है ठाकुरबाड़ी का? गांव में स्थित पूजा स्थल का नाम है ठाकुरबाड़ी। मंदिर है जैसा मैंने बताया, और मंदिर की जो जमीन है वो वहां की बाड़ी है, ठाकुर जी की बाड़ी। इन ठाकुर जी की स्थापना किसने की, किसी को पता नहीं है। वर्षों पहले एक संत यहां आकर रहने लगे थे। धीरे धीरे लोगों ने चंदा एकत्र करके मंदिर बनवा दिया। समय के साथ साथ आबादी बढ़ती गई, मंदिर का विस्तार होने लगा। और मंदिर का विस्तार होते होते वहां पर एक पूजा की व्यवस्था भी करवानी पड़ती थी। स्वाभाविक बात है, जब ठाकुर जी विराजमान हो गए तो पूजा स्थल पर एक पंडित की स्थापना बिठा दिया गया। गांव में ठाकुरबाड़ी का विशेष महत्व होता है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मांगते हैं। हे भगवान, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी। ऐसी विचारधाराएं गांव के लोगों के अंदर होती हैं। लोगों का ठाकुर जी पर अटूट विश्वास है। विश्वास तो देखो होता है, गांव हो या शहर हो, उस परमात्मा पर अपना विश्वास होता है। सबका अपना अपना सिस्टम होता है, सबके अपने अपने विश्वास होते हैं। वही विश्वास वहां पर था। ठाकुर जी के नाम काफी जमीन है। इसका संचालन एक धार्मिक समिति करती है। एक धार्मिक समिति करती है, जैसे कि वर्तमान में ट्रस्ट बन जाते हैं, ट्रस्ट होते हैं, और वो ट्रस्ट उस संपत्ति का आकलन करते हैं और उस संपत्ति से होने वाली आय से उस मंदिर का खर्च चलाते हैं। उसी प्रकार अब वहां क्या थी, जो संपत्ति थी वो कुछ लोगों ने स्थायी रूप से, घर परिवार के जो लोग थे उन लोगों ने मिलकर के एक समिति बना रखी थी। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन चलता रहता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुर जी के द्वार लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। अब वहां व्यवस्था ये होती थी कि जब भी कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा, कोई प्रॉब्लम, नेचुरल प्रॉब्लम कभी आती थी, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो ऐसे समय क्या करते थे, उस ठाकुरबाड़ी के द्वार खोल दिए जाते थे, अर्थात लोगों को रहने खाने पीने की व्यवस्था वहां से कर दी जाती थी। एक ऐसी व्यवस्था समाज के लोगों ने की हुई थी। ये थी ठाकुरबाड़ी, जिसका परिचय आपने प्राप्त किया। अब क्या होता है, वहां ठाकुरबाड़ी के प्रति कथाकार का नजरिया क्या था,
उस ठाकुरबाड़ी के प्रति कथाकार क्या सोचता है? अन्य लोगों की तरह कथाकार भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी में होने वाले भजन कीर्तन में जाते थे। उनको वहां रहने वाले साधु संत अच्छे नहीं लगते थे। उनको लगता था ये सब ढोंगी हैं, ये सब वास्तव में ठाकुर जी की सेवा के लिए यहां पर नहीं है, ये सब ढोंग कर रहे हैं, चौंचले कर रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के खातिर पड़े हुए हैं। उनके विचार में ये लोग काम धंधा तो कुछ करते नहीं, हाँ ठाकुर जी का भोग लगाने के नाम पर सुबह शाम अच्छा खाना खा लेते हैं, वे दिन भर लोगों से बातें करते हैं और बेवकूफ बनाते रहते हैं। ये ठाकुरबाड़ी के लोग हैं, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, ऐसा कथाकार का विचार था। काम धाम कुछ होता नहीं, ठाकुर जी की सेवा के लिए 1 लोग 2 लोग 3 लोग, यहां पूरे परिवार के परिवार पड़े हुए हैं। ठाकुर जी के नाम पर आज फला भोग लगेगा, आज वो भोग लगेगा, आज वो भोग लगेगा। अरे यार, भगवान तो बासन के भूखे हैं, आप उनको प्रेम से श्रद्धा से जो भी लगे उसका भोग लगाइए। परमात्मा तो आपके भोग को पवित्र मन से भोग लगाइए, स्वीकार करते हैं। उनको इस प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पकवान 36 तरकारी 32 भोजन की जरूरत नहीं है ना। किसको है? उन लोगों को है जो वहां पर सेवा कर रहे हैं। फिर बात ये श्रद्धा और विश्वास की है कि नहीं साहब, हम तो भगवान को बहुत अच्छा भोग लगाएंगे, बहुत अच्छा हम ये करेंगे। तो भाई आप अपनी जेब से करिए ना। हमने क्या कर रखा है, एक पाठ के आधार पर बता रहा हूं मैं, अपने आधार पर नहीं, कथाकार के आधार पर लोगों ने उसको एक व्यवसाय बना लिया, व्यवसाय बना करके और अपना काम धंधा चला रहे हैं। अब हरिहर काका का परिवार आ जाता है, गांव में हरिहर काका का परिवार है। आपने अब तक ठाकुरबाड़ी के बारे में देखा, जाना, वहां की व्यवस्था को देखा। अब चलते हैं हरिहर काका की फैमिली की ओर। वे 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़ करके भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की शादी नहीं हुई है, बाकी सबकी शादियां हो चुकी हैं, बच्चे हैं। हरिहर काका की 2 बार शादियां हुई। देखो, शादी नहीं हुई है का मतलब ये नहीं है कि अनमेरिड है, पत्नी की स्थिति बता रहा हूं मैं। काका की 2 बार शादियां हुई है, लेकिन पत्नी बिना बच्चा पैदा किए स्वर्ग सिधार गई। यहां पर देखिएगा, 2 बार शादियां हुई, दोनों बार पत्नी स्वर्ग पहुंच गई। अब परिवार के नाम पर, खुद के परिवार के नाम पर सिर्फ हरिहर काका हैं। 2 बार शादियां हुई, काका की अपनी कोई औलाद नहीं है। वे अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार के पास 60 बीघे खेत हैं। कितने? 60 बीघे। 60 बीघा जमीन बहुत सारी होती है। 4 भाई हैं। 60 बीघा जमीन है। प्रत्येक के हिस्से में 15 बीघा जमीन आती है। ओह, 15 बीघा जमीन जिसके पास हो, वो व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता, उसकी व्यवस्थाएं लचर नहीं हो सकती। हरिहर काका के पास 15 बीघा जमीन है। इस जमीन पर उनके भाई नजर जमाए बैठे हैं। अब भाइयों ने क्या सोच लिया, इसका घर परिवार तो है ही नहीं, पत्नियां मर चुकी हैं, बच्चे हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी 15 बीघा जमीन को हड़प लेते हैं। हड़पने के प्रयास में, दबाने के प्रयास में क्या करने लगे, अब उसको क्या करेंगे। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये ठाकुरबाड़ी का दृश्य है। उसके बाद में आपको काका तक भी लेकर के चलता हूं। उनका जो परिवार है, उस परिवार के सारे सदस्य इसी फिराक में लगे रहते हैं कि काका को अपने फेवर में किया जाए, और फेवर में करने के बाद उनकी जो 15 बीघा जमीन है, उस जमीन को हड़प लिया जाए। कैसे अपने होते हैं, किस प्रकार के लोग होते हैं, स्वार्थ देखिए आप। हरिहर काका की मुसीबतें बढ़ने लगी। ये लोग सब हरिहर काका के जो फेवर में हुआ करते थे, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। देखने लगे यार क्या हो रहा है ये। हरिहर काका की मुसीबतें कैसे बढ़ी। शुरू में तो हरिहर काका की सेवा होती थी, मगर धीरे धीरे सभी उनसे दूर होते चले गए। उनको बचा कुचा खाना दिया जाता था। अब क्या हुआ, घर की जो महिलाएं थी, भाई बंधु थे, वो तो काम धंधे पर निकल जाते थे। भाइयों के सामने तो हरिहर काका की बढ़िया सेवा होती थी, सब सेवा अच्छा करते थे। क्यों करते थे, 15 बीघा जमीन है,
जब अरेर काका स्वाहा हो जाएंगे तो इनकी जमीन पर हम अपना अधिकार जमा लेंगे। इस प्रकार की विचारधारा रखकर चल रहे थे। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे अरेर काका के भी समझ में आने लगी, यार ये तो हम उनको बेवकूफ बना रहे सारे। तो वो थोड़े तटस्थ हो गए, थोड़े दृढ़ हो गए। नतीजा क्या हुआ, उनको जो महिलाएं थी घर की वो बचा कुचा खाना देने लगी। जब बचा कुचा खाना आने लगा, वो सोचते यार मेरे पास 15 बीघा जमीन है, मैं 15 बीघा जमीन का स्वामी हूं और इस प्रकार का खाना मुझे दिया जा रहा है। उनके समझ में कुछ आने लगा। जब कभी वे बीमार पड़ जाते, बड़ी मुसीबत होती थी, कोई उनको पानी के लिए भी नहीं पूछता था, वे स्वयं उठकर अपनी जरूरत पूरी किया करते थे। ऐसे वक्त में वे अपनी पत्नियों को याद करके खूब रोते थे। सही बात है बच्चों, जब आदमी अकेला हो जाता है, हताश और निराश होने लगता है। जीवन का सबसे बड़ा सहारा पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति ही होता है। क्योंकि वहां पर बच्चे कितने ही हों, कैसे भी हों, लेकिन पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति जरूरी है। क्योंकि वो आपसी जो बातें हैं वो शायद बच्चों से नहीं कर पाएंगे। उनकी जरूरत की जो बातें हैं, आवश्यकता की जो बातें हैं, पारिवारिक परिवार से संबंधित जो बातें हैं, वो बच्चों से नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में घुटन होने लगी। काका परेशान और दुखी रहने लगे। अपनी बात कहें तो किससे कहें, बड़े व्याकुल, बड़े परेशान। अब काका का मोह भंग होने लगा। मोह भंग होने का मतलब उस परिवार से कि यार बेकार है। अपने भाइयों के परिवार की बेरुखी से काका का उनके प्रति मोह भंग होता चला जा रहा था। एक घटना ने उन्हें तोड़ दिया। क्या हुआ, एक दिन उनके भतीजे का दोस्त शहर से गांव आया था। उसके आने पर परिवार में तरह तरह के व्यंजन बने थे, मगर अरिहर काका को कहीं भात और कहीं अचार दिया गया। उन्होंने थाली उठाकर फेंक दी और घर से बाहर निकल गए। आप कल्पना करके सोचिए, ऐसा अगर हमारे घर में होता है तो शायद कितना गलत होगा। अरे यार, वृद्ध पुरुष है, कितना खाकर खाएगा। हमारे घर में अच्छा बनता है, अच्छा जो भी बनता है, हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अरिहर काका को केवल भात और अचार और हल्का फुल्का सा जो खाना था वो दे दिया, बाकी जो मिष्ठान वगैरह बनाए थे वो नहीं दिए। क्यों, आखिर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया? कि ऐसा अगर समाज में होता है तो बहुत गलत होता है। हमारे समाज में जो वृद्ध हैं, हम ये भूल जाते हैं कि एक समय हमारा भी आएगा, हम भी वृद्ध होंगे, और अगर हमारे साथ में ऐसा ही दुर्व्यवहार होता है तब क्या होगा? आपने जितेंद्र की एक फिल्म देखी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, जितेंद्र और गोविंदा। जितेंद्र जो था वो अपने परिवार, अपने माता पिताओं के साथ, अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। वो पुत्र जो होता है, पौत्र जो होता है, वो देखता है कि मेरे पिता अपने पिता के प्रति, दादा के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं। वो पौत्र, वो पोता भी बड़ा होकर के ऐसा ही व्यवहार करता है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं वही तो करते हैं। यहां पर हरिहर काका के साथ वाकई बहुत दुर्व्यवहार होने लगा। घर के अंदर व्यंजन बने हैं, भतीजे का दोस्त शहर से आया है, उसके लिए अच्छा सा खाना बना है। अरे एक थाली लगाकर अपने घर के जो वृद्ध हैं, बड़े हैं, उनको भी सम्मान से दिया जाए। खाना तो वैसे भी दे रहे हो ना, लेकिन उसको अगर तरीके से प्यार से खिलाया जाए। हरिहर काका को बुरा लगा, थाली उठाकर उन्होंने फेंक दी। मोह भंग हो गया। अपने घर परिवार के प्रति जो मन में जो प्रेम था वो समाप्त हो गया। अब ये बात पता लगा ठाकुरबाड़ी के महंत को। ठाकुरबाड़ी के महंत को जैसे ही पता लगा, उन्होंने कहा बढ़िया है, मौके पे चौका मारो, फेवर में कर लो अरे काका को अपने फेवर में, क्योंकि उनके पास 15 बीघा जमीन है। यहां आश्रम में रहेंगे, यहां आराम से खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे, और जमीन को हम दबा लेंगे। फिर क्या हुआ, अरे काका और ठाकुरबाड़ी के महंत के बीच में हुई चर्चा। ठाकुरबाड़ी के महंत भी हरिहर काका की जमीन पर नजर गड़ाए हुए थे। जब उन्हें काका से गुस्से के बारे में पता चला तो उन्हें अपने साथ ठाकुरबाड़ी में ले आए घर से। महंत ने अरिहर काका को प्यार से समझाया कि वे क्यों सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़े हैं, अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखकर यहीं पर रहें, छोड़ो ना सारे सांसारिक मोह माया सब झंझट।
महंत जी समझा रहे हैं। और अपनी जो जमीन है उसे तो ठाकुर जी का नाम लिख दो और यहीं रहो प्रेम से। आश्रम में बढ़िया गचागच बनता है, खूब बनता है, और यहीं पर खाओ और यहीं पर रहो मजे से। फिर क्या हुआ? महंत द्वारा काका की खातिरदारी और प्रलोभन। ओहो, महंत जी ने भैया ठाकुर बाड़ी में बहुत शानदार व्यवस्था की और ये काका को भी लगने लगा बढ़िया यार, बिल्कुल रेडीमेड मिल जाता है, अच्छा मिलता है, शानदार मिलता है। ठाकुरबाड़ी में महंत द्वारा हरिहर काका की शाही खातिरदारी की गई। बहुत शानदार खातिरदारी, शाही खातिरदारी जैसी राजा महाराजाओं की जाती है। अनेक तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से काका का स्वागत किया गया। उन्हें आरामदेह बिस्तर पर लिटाया गया। ओहो, ऐसे बिस्तर तो उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे जिन बिस्तरों पर उनको लिटाया गया, सुलाया गया। महंत द्वारा काका को प्रलोभन दिया गया कि वे अपनी जमीन ठाकुर जी के ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे और ठाठ से ठाकुरबाड़ी में रहे। क्या करोगे जमीन का? कौन है खाने वाला, कौन है लेने वाला, देने वाला? अरे ठाकुरबाड़ी का नाम लिख दो, यहीं रहो। तीनों लोकों में उनका नाम अमर हो जाएगा। स्वर्ग से विमान उन्हें लेने आएगा, लोग उनकी आरती करेंगे। ऐसा प्रलोभन दिया गया, तीनों लोकों में नाम अमर हो जाएगा, ठाकुर जी का विमान आएगा तुम्हें लेने के लिए। ये सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपनी जो जमीन है वो जमीन सारी नाम कर दो, किसके? ठाकुरबाड़ी के। और आराम से, मस्ती से, प्रेम से यहीं पर रहो ठाकुरबाड़ी के अंदर। और यार काका भी सोचने के लिए मजबूर हो गए। उनका यार क्या मतलब है, इधर उधर के धक्के खाने से क्या मतलब है? अंत में जाना तो ईश्वर के धाम है, तो क्यों नहीं सारी जो जमीन जायदाद है वो ठाकुरबाड़ी का नाम कर करा करके निश्चिंत हो जाए अपन तो। लेकिन ये बात पता लग गई भाइयों को। भाइयों ने पत्नियों से पूछा, कहां गए काका? जब सारी बात पता लगा, भाइयों ने पत्नियों को खूब लताड़ा डांटा। फिर भाइयों की चिंता बढ़ गई। उधर जब हरिहर काका के भाई खेतों से लौट कर आए तो उन्हें सब बातों का पता चला। भाइयों को पता ही नहीं था पीछे क्या रामलीला हो गई। वह भी जमीन के लालच में बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा, अगर महंत ने काका को बहला करके सारी जमीन उनके हाथ बहला लिया तो सारी जमीन उनके हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने अपनी पत्नियों को खूब फटकारा। काफी सोच विचार कर वे हरिहर काका को लेने के लिए ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। लालच क्या होता है, स्वार्थ क्या होता है, यह देखने को मिला हमें। ऐसा नहीं था कि भाई के प्रति प्रेम था, स्वार्थ परता थी। पहुंच गए लेने के लिए। काका की घर वापसी भी हुई। ठाकुरबाड़ी में भी लोगों ने बहुत समझाया, क्या कर रहे हो आप, मत जाओ वापस। लेकिन भाइयों ने बहला फुसलाकर, भाई तो भाई होते हैं ऐसा कहकर, और भाइयों ने कहा, भाई हमें तो पता ही नहीं है जो कुछ हुआ, हमें माफ करो, घर चलो। आ गए बेचारे। फिर क्या हुआ? वापसी हो गई काका की और वापस भैया सेवा और सत्कार हुआ शानदार। फिर एक रात ठाकुरबाड़ी में बिताने के बाद हरिहर काका भाइयों की मनुहार के बाद घर वापस आ गए। घर पर सभी ने उनके पांव पकड़कर माफी मांगी। स्वार्थ देखिए, पहले इतना मान सम्मान नहीं, लेकिन उस स्वार्थ के कारण, उस जमीन के कारण, जमीन जायदाद के कारण माफी मांगी जा रही है। पैर पड़ गए। जमीन का लोभ था इसलिए उनकी अच्छी सेवा की गई। काका हैरान थे, अरे ये मेरे अपने इतने प्रेम करने वाले कब से हो गए? काका बड़े हैरान थे उनको देख करके। उन्हें उनकी इच्छा अनुसार भोजन मिलने लगा। जरा सी आवाज पर बहुएं हाजिर हो जाती थी। अरे काका ने सोचा कि भैया अपने तो अपने होते हैं, हाँ मेरे अपने हैं ना, इसलिए अपनापन दिखा रहे हैं। अरे काका बहुत सीधे व्यक्ति है, वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर इसके पीछे फिल्म क्या है, पिक्चर क्या है इसके पीछे। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, अरे काका नजर आने धीरे धीरे बंद हुए। तो गांव वालों की जिज्ञासा बढ़ गई। गांव वाले भी तो अलग अलग विचारधारा के होते हैं ना, कुछ फेवर के थे काका के, कुछ फेवर थे भाइयों के।
गांव में तरह तरह के लोग होते हैं। जब अरहर काका के विषय में उन्हें पता चला तो अनेक तरह की बातें शुरू हो गई। कोई कहता यार काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। अलग अलग विचार देखो। कुछ कहते हैं अपनी जो जमीन है ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, आराम से करेंगे क्या, अकेले व्यक्ति हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। किसी के विचार थे उन्हें अपनी जमीन अपने भाइयों के परिवार को दे देनी चाहिए। जितने मुंह थे भैया उतनी बातें थी। गांव में हर किसी को यही जिज्ञासा थी कि अरहर काका की जमीन आखिर किसके नाम होगी। बड़े लोग मजे लेते हैं, हाँ लोग मजे लेते हैं जब दूसरों के घर में आग लगती है। वही आग जब अपने पाँव के नीचे लगती है, अपने घर के नीचे अपने घर में लगती है तो परेशानी आ जाती है, व्याकुलता बढ़ जाती है। यहाँ पर अरहर काका के परिवार में आग लगी हुई थी, छटपटाहट बढ़ी हुई थी। अरहर काका अकेले थे, लोग मजे ले रहे थे, कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में थे, और आंतरिक भावना से अरहर काका जल रहे थे। आखिर करूं तो क्या करूं यार, एक तरफ ठाकुरबाड़ी थी, एक तरफ मेरे घर के लोग हैं। काका भी परेशान, व्याकुल, लेकिन ढुलमुल ढुलमुल नीति वाली स्थिति चल रही थी। तो आखिर किया क्या जाए, इस परेशानी की स्थिति में किया जाए, क्या करें। ऐसी विचारधारा में क्या फैसला निकलता है काका का। उन्हें अपनी जमीन अपने भाइयों के परिवार को दे देनी चाहिए। अरहर काका की जमीन किसके नाम होगी, बातें। कुछ लोग मजे लेने वाले होते हैं, लेना एक देना दो, बस जबरदस्ती की अपनी जमाने के बाद चक्कर में। तो काका का फैसला क्या निकला। अरहर काका ने एक दिन कथाकार को अपने मन की उलझन बताई। अब मिथिलेश्वर जी कहते हैं एक दिन कथाकार मैं मिथिलेश्वर जी को अपने मन की बात बताई, प्रॉब्लम क्या है। फैसला हुआ कि अपने जीते जी किसी के भी नाम जमीन नहीं की जाएगी। जायदाद अगर उन्हें जीते जी किसी को दे दी तो यह उचित नहीं होगा। यह सलाह किसने दी, कथाकार ने दी। अरे अगर आपने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम कर दी तो ये लोग दो रोटी देने वाले नहीं है, इसलिए जीते जी अपनी जमीन का स्वामी किसी को नहीं बनाओ। उनको उन लोगों के उदाहरण याद आए जिन्होंने जीते जी अपनी जमीन जायदाद के किसी के नाम कर दी थी और उन लोगों का जीवन नरक बन गया था। कथाकार ने समझाया काका को, अरहर काका को, क्योंकि काका जो थे वो कथाकार की बात मानते थे, कथाकार से प्रेम करते थे। ये एक आंचलिक कहानी है, ये एक ऐसी कहानी है जिसको कथाकार ने कहीं से देखा है, कहीं से परखा है, कहीं से जाना है, और फिर उसे शब्दों की और कल्पनाओं में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत किया है, लिखा है। तो उन्होंने यही सलाह दी कि अच्छा यही है कि आप इस जमीन को किसी को देने के लिए नहीं सोचें। मंच द्वारा काका का अपहरण करा लिया गया भैया। जब 15 बीघा जमीन का मैटर था तो महंत ने क्या किया, काका को उठवा लिया, किडनैप कर लिया काका का। अरहर काका की जमीन अपने नाम करवाने के लिए महंत ने काका का अपहरण करवा लिया। उन्होंने जबरदस्ती काका के अंगूठों के निशान ले लिए। अरहर काका महंत की इज्जत करते थे। यार महंत मतलब भगवान का प्रतिनिधि हो गया महंत। तो अरहर काका जो थे महंत की इज्जत करते थे, महंत से अरहर काका के अंगूठे लगवा लिए खाली कागजों पर। इस घटना के बाद उन्हें महंत और ठाकुरबाड़ी से नफरत हो गई। काका के भाइयों ने पुलिस की मदद से ठाकुरबाड़ी से काका को मुक्त कराया, काका को अपहरण करके रख लिया बंद, बिल्कुल, और पहरेदारी बढ़ गई। ठाकुरबाड़ी की चारों तरफ से पुलिस गई, उन्हें कहीं एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल फिल्मी सीन। अंदर हैं काका, पुलिस जाती है, द्वार खुलवाती है, भाइयों की मदद से, सबकी मदद से ढूंढा जाता है और मिलते हैं अरहर काका। काका को मुक्त कराया। मुक्त होने के बाद उन्होंने महंत और उसके साथियों का पर्दाफाश किया कि यहां पर क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है। आखिर ये जो अंधविश्वास है, ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, ये कौन बनाता है, किसने बनाई, हमने बनाई, हमारे समाज ने बनाई।
अब क्या होता है, हरिहर काका का नजरिया बदल जाता है, अब सोच बदल जाती। जो हरिहर काका सोचते हैं कि ठाकुरबाड़ी और ठाकुरबाड़ी के प्रति जो उनका समर्पण है, उनका विचार है, उनकी सोच है, उसमें बदलाव आने लगता है। उस घटना के बाद हरिहर काका के सोचने का ढंग एकदम बदल गया। ठाकुरबाड़ी के प्रति तो पहले ही विमुख हो चुके थे। ठाकुरबाड़ी के प्रति पहले विमुख हो चुके थे, विपरीत उनकी भावनाएं हो चुकी थी कि यहाँ पर लूट खसोट है मात्र। अब सोचने लगे कि उनके भाइयों का आदर सम्मान भी सब उनकी जायदाद के कारण है। सभी स्वार्थी हैं। उनका इरादा मजबूत हो गया कि अपनी जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। कथाकार ने जो बात कहनी चाहिए थी, वो बात उनके मन के अंदर बैठ चुकी थी। अब उन्होंने सोच लिया कि मैं जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं लिखूंगा। और बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि अमीन अपनी जमीन जायदाद अपने हाथ पर चलते हुए किसी के नाम लिखकर चले जाना, किसके नाम लिख देना, फिर वो आपकी सेवा करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि ऐसा होगा क्या होगा। सभी स्वार्थी हैं। उनका इरादा मजबूत हो गया था कि अपनी जमीन जायदाद किसी के नाम नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, जायदाद के लिए अपने ही दुश्मन बन गए। ठाकुरबाड़ी के महंत ने किया वो तो पराया था, लेकिन देखिए भाई जो थे वो भाई भी कैसे निकले। अरे काका के भाइयों को लगा कि सीधे सीधे काका की जमीन हासिल होने वाली नहीं है। उन्होंने देख लिया कि काका को भी कोई गाइड कर रहा है, कोई मिसगाइड कर रहा है, इसलिए क्या किया जाए, जो ठाकुरबाड़ी में ठाकुर ने किया वही हम कर डालते। एक दिन उन्होंने भी मेहनत वाला रास्ता अपना लिया। एक दिन उन्होंने काका के साथ मारपीट की और जमीन अपने नाम लिखवानी चाहिए। काका की चीखें सुनकर लोगों ने उन्हें आजाद करवाया। मोहल्ले वाले लोग, पास पड़ोस के लोग आकर के इकट्ठे हो गए, क्या कर रहे हो तुम लोग, इतने स्वार्थी, इतने मतलबी कैसे हो सकते हो, अपने ही भाई के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हो। मारपीट की गई, काका के साथ पिटाई की गई। मोहल्ले के लोग आकर इकट्ठे हो गए। उनका कर क्या रहे हो। इस घटने के बाद तो काका का मोह भंग हो गया, उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार से अलग रहने लगे और पुलिस सुरक्षा मिल गई। पुलिस के जो गार्ड थे, साथी थे, वो उनके साथ रहने लगे, क्योंकि उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था वो बहुत ही निंदनीय था, अमानवीय था। निंदनीय का मतलब निंदा करने योग्य, अमानवीय का मतलब जो ऐसा व्यवहार हम मानव के साथ, मनुष्य के साथ नहीं कर सकते, ऐसा व्यवहार उनके साथ हो रहा था। अब चारों तरफ गांव के अंदर हरिहर काका से संबंधित बातें होने लगी। लोग तो हैं ही, बातें तो करेंगे ही सही। तो हर तरफ हरिहर काका की चर्चा हो रही है। गांव में हर जगह हरिहर काका के साथ होने वाली बातों की चर्चा होने लगी। लोग बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे थे। और लोग तो देखो सभी प्रकार के होते हैं। मैंने जैसा आपसे कहा, कुछ लोग फेवर में जाते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं। सभी तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहता अरे अपनी मृत्यु के बाद अपनी जमीन उनके भाइयों को तो मिल ही जाएगी। कोई कहता था कि जमीन ठाकुरबाड़ी को मिलेगी। गांव का वातावरण गर्म हो रहा था, लोग मजे ले रहे थे। कुछ लोगों का विचार था कि जीते जी हरिहर काका को अपनी जमीन अपने भाइयों को क्यों नहीं दे देना चाहिए, मरने के बाद भी तो जाएगी। कुछ लोगों का विचार था भाई क्या करेंगे, जमीन के नाम पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, इसलिए क्या करना चाहिए, इस जमीन को ठाकुरबाड़ी के नाम कर देना चाहिए। जितने मुंह थी बच्चों उतनी बातें थी। सभी लोगों की विचारधाराएं अलग अलग थी, सभी लोगों की बातें अलग अलग थी। बस खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते थे। अब वे मौन रहने लगे थे। हरिहर काका का मौन हो गया। इन सब घटनाओं का हरिहर काका पर यह प्रभाव पड़ा, वे मौन रहने लगे, किसी से कोई बात नहीं करते थे, बस खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते थे। खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते थे। हाँ, बस उस परमात्मा से बात करने का प्रयास करते रहते थे। सोचते थे यार गलत क्या किया मैंने, कैसा है ये संसार, कैसा है ये जमाना, क्या है लोगों की सोच। एक समय आता है
जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया से जब उसका मोह भंग हो जाता है, तब वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर यार लोग इतने मतलबी, इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? सिर्फ जमीन के लिए, सिर्फ जायदाद के लिए, मतलब इंसानियत का कोई मोल नहीं। हरिहर काका आज दुखी हैं, परेशान हैं, बस खुली आंखों से उस आकाश को घूरे जा रहे हैं, उस शून्य को देखे जा रहे हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वो उनका ख्याल रखता है। पुलिस के जवान भी काका के खर्चे पर मौज कर रहे हैं। पुलिस के जवान जो वहां पर लगे हुए हैं गार्ड के रूप में, वो भी मजे करने लगे हैं, वो भी मजे कर रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति हमारे समाज में क्यों बनी हुई है, कैसे बनी हुई है? लेखक ने इस कहानी को हमें लिखकर दिया पढ़ने के लिए, आखिर क्यों? बेटा, ये एक हरिहर काका की कहानी नहीं है। हमारे समाज में ऐसे हरिहर काका असंख्य हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ये कहानी हमें यह दिखाती है, हमें सावधान रहने की जरूरत है अपने बुजुर्गों के प्रति, अपनों के प्रति। हम कितने गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारे परिवार के सदस्य वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं, हम कितने स्वार्थी होते हुए चले जाते हैं, सिर्फ उनसे पैसा ऐंठने की जुगत लगाते हैं। अरे उन्होंने किस प्रकार से पढ़ा लिखा कर हमें बड़ा किया, हमें इस योग्य बनाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। आप कहते हो हम तो अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। अरे आखिर किसी का तो सपोर्ट रहा होगा, किसी ने तो उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा, किसी ने तो आपको सपोर्ट किया होगा। यदि आप ऐसा ही करते हैं तो पक्का मानिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जिस फिल्म की बात मैं कर रहा था वही होने वाली है, वैसा ही होगा। आज हरिहर काका दुखी और परेशान क्यों हैं? उनका मन रोता है कि यार जिस परिवार को मैंने खड़ा किया, जिन भाइयों को मैंने खड़ा किया, आज वही भाई स्वार्थपरता के कारण मुझसे इतने दूर चले गए। जिस धार्मिक आस्था पर वो विश्वास करता है, जिस धर्म पर वो विश्वास करता है, उस धर्म का वो ठाकुरबाड़ी का महंत जमीन जायदाद को लूटने के लिए तैयार बैठा है। हमारे समाज में जब तक ऐसी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, तब तक हमारे वृद्धजन दुखी और परेशान रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि हम हमारे वृद्धों को, हमारे बड़ों को आदर और सम्मान दें, आदर और सम्मान के साथ रखें। प्यारे बच्चों, पूरा पाठ आपको समझ में 100% आया होगा। और अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस की बात। आइए मेरे साथ। और लूट लो मोशन का खजाना जो दिया जा रहा है आपको, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? ऑप्शन में आया है। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड में भी आ चुके हैं। हरिहर काका के प्रति लेखक की आसक्ति के क्या कारण थे? आसक्ति का मतलब हम यहाँ पर आसक्ति प्रेम ले लेते हैं। उन दोनों के बीच में प्रेम का कारण क्या है? हरिहर काका कहानी के आधार पर बताइए, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? आंसर लीजिए। कथावाचक, कथाकार कहेंगे, कथावाचक तो कथा बांचने वाला होता है। कथाकार और हरिहर काका के बीच दोस्ती का संबंध है। अब आप ये कहोगे कि हरिहर काका की उम्र कितनी थी, लेखक की उम्र कितनी थी? यार दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती। दोस्ती वैचारिक होती है। जब कुछ विचार आपस में अच्छे लगते हैं, मैच कर जाते हैं, तो दोस्ती हो जाती है। हम साहित्य वाले हैं और हम उम्र पर ध्यान नहीं, सिर्फ प्रेम और व्यवहार पर ध्यान देते हैं। यहां दोस्ती का संबंध है। हरिहर काका अपने मन की सारी बातें कथाकार को, कथावाचक को बता देते हैं। इस संबंध के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो ये कि हरिहर काका के पड़ोस में रहते हैं कथाकार, कथावाचक। पड़ोसी होने के कारण सुख दुख में उनका साथ देते हैं, इसलिए उनके साथ बैठकर बातचीत कर लेते हैं। दूसरा कारण यह है कि कथावाचक से वो बचपन से बहुत प्यार करते हैं, वही दुलार बड़ा होने पर भी दोस्ती में बदल जाता है। देखिए कारण क्या है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, दोनों पत्नियां मर गई, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। और कथाकार जो है वो कथाकार एक बच्चे के रूप में उनके साथ जुड़ते हैं और
हरिहर काका उन्हें बचपन से ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। कारण क्या है? अकेलेपन के कारण। वो अकेले हैं तो उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको वो अच्छे लगते हैं तो उनसे बात करते हैं। बात करते करते धीरे धीरे जो छोटा बच्चा था वो बड़ा होने लगता है, और बड़ा होते होते वो उनसे प्रेमवत व्यवहार करने लग जाते हैं, और उनकी दोस्ती हो जाती है। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, आपसे जो लोग छोटे, आपसे जो लोग बड़े हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, और जब आपने देखा वो छोटा बच्चा बड़ा 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 होने लगता है, तब भी उनका प्रेम, उनका संबंध वैसा ही बना रहता है ना? ऐसा होता है, देखा हमने। लेखक के द्वारा बात करने पर भी हरिहर काका खामोश क्यों रहे? लेखक लगातार उनको बात करने के लिए बोल रहा है, बताने के लिए कह रहा है, लेकिन हरिहर काका चुप है। आखिर क्या कारण है? कई बातें ऐसी होती हैं जो घर की बातें होती है, जो बताने की नहीं होती। बताएगा भी कैसे है? कितना ही दोस्त है, कितना ही सब कुछ है, लेकिन घर की बातें होती हैं, बताने में डर लगता है। और दूसरी बात, वो मेंटली इतने पजल्ड हो चुके थे कि कहें तो क्या, किससे कहें, जिससे कहें वही। पहले तो ठाकुरबाड़ी के महंत ने उनको मानसिक यातनाएं दी, उसके बाद उनके सगे भाइयों ने उनको शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी। इन घटनाओं ने उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया। इसी वजह से लेखक द्वारा बात करने पर भी हरिहर काका खामोश रहे। यार वो यही डिसाइड नहीं कर पा रहे मैं किससे बात करूं, किससे ना करूं, कौन मेरा है, कौन पराया है। ऐसी स्थितियां जीवन में कई बार आती है बच्चों। यहाँ हरिहर काका भी बड़े परेशान है, बड़े व्याकुल है कि मैं किससे कहूं, क्या कहूं। जिससे कहूं वही स्वार्थी लगता है, वही मतलबी लगता है। कौन अपना है, कौन पराया, मैं समझ नहीं पाता हूं। ऐसी बातें, ऐसी विचारधाराएं जब मन के अंदर भर जाती है तो व्याकुलता बढ़ जाती है, छटपटाहट बढ़ जाती है। कौन अपना है, क्या बेगाना है, ये हकीकत है, क्या फसाना है, कुछ समझ नहीं पाते। बड़े परेशान, बड़े व्याकुल हैं लेखक इस समय। हरिहर काका बड़े व्याकुल, बड़े परेशान है। यार मैं क्या करूं, किससे मन की बात कहूं। मानसिक रूप से परेशान क्यों हो गए? मानसिक यातनाएं दी गई किसने? अरे ठाकुर बाड़ी में गए तो ठाकुर महंत ने दी। अब बात ये आती है कि चलो महंत तो पराया था, उसका तो काम ही अंधविश्वास के आधार पर लोगों को लूटना था, पर यार भाई तो अपने थे बच्चों। उन भाइयों ने, सगे भाइयों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, काका के साथ दुर्व्यवहार किया, तो व्यक्ति भूल नहीं पाता। परायों के द्वारा दी गई चोट को व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन अपनों के द्वारा दी गई चोट को व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो तो पराये थे, वो कर सकते थे, लेकिन यार मेरे अपनों ने इतना ऐसा कर दिया, व्यक्ति कैसे बर्दाश्त करेगा? काका के साथ भी यही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। महंत द्वारा समझाने पर हरिहर काका की मनस्थिति का वर्णन कीजिए। महंत ने बिल्कुल माइंड वॉश कर दिया, और एक बार समझ में भी आ गई हरिहर काका के, कहा हाँ यार बिल्कुल सही बात है, ये सांसारिक मोह माया में क्या रखा है। मैं अपनी जो जमीन है 15 बीघा, उसे दान कर देता हूं मंदिर को, ठाकुरबाड़ी को, और मैं निश्चिंत होकर के जीवन को जीऊंगा। क्या यार, घर पे अच्छा खाना भी नहीं मिलता, यहाँ तो मंदिर में तो शानदार चकाचक भोजन मिलता है। माइंड वॉश हो गया एकदम, कंफर्म कर चुके एकदम। कितने अच्छे लोग हैं ये रहने वाले जो मंदिर में रहते, महंत जी कितने अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन सारा जादू उतर गया जब मानसिकता में परिवर्तन आया। जबरदस्ती अंगूठों के निशान लगवा लिए गए कागज पे। महंत द्वारा समझाने पर हरिहर काका मन में विचार करने लगे। महंत जी सच कहते, अरे यहाँ कौन किसका है। ठाकुर जी के नाम जमीन कर देंगे तो सारा जमाना उन्हें याद करेगा, लोग उन्हें याद करेंगे, ये पुण्य उन्हें कमा लेना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है, उनको जमीन न देना, उनके साथ विश्वासघात करना होगा। इन्हीं सब बातों का विचार करते करते वे असमंजस की स्थिति में हो गए। उनकी मन की स्थिति, मना स्थिति, मन की स्थिति बड़े कंफ्यूज हो गए। पहला सोचते हैं कि भगवान का नाम कर दूं, फिर सोचते हैं यार मेरे भाइयों ने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि खून बोलता है,
अपनों के प्रति आकर्षण होता है। वो सोचने लगे आखिर मैं अपने जमीन जो जायदाद है इसे अपने भाइयों के नाम क्यों नहीं कर दूं। मन की स्थिति बड़ा डामाडोल, बड़ी विचित्र सी होती उनकी चली जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ठाकुर बाड़ी से आने के बाद हरिहर काका की ज्यादा सेवा क्यों होने लगी। जब भाइयों ने देखा कि मेरा भाई जो है वो किस प्रकार से यहां से चला गया, क्यों चला गया, क्या कारण था। पहले तो घर की महिलाओं को उन्होंने डांटा, सबको, तुमने हमारे भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया। सब नाटक था, सब ढोंग था, सब पिक्चर थी बच्चों। पैसा और जमीन जायदाद ऐसी चीज होती है, सब नाटक खिला देती है। वही नाटक वहां पर खेला गया था। महंत के यहाँ से लौटने के बाद हरिहर काका के प्रति उनके भाइयों के व्यवहार में बदलाव क्यों आया। दोनों क्वेश्चन है, अथवा लगा हुआ है बीच में, दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग शब्दों में पूछा गया है। हरिहर काका के भाई जानते थे अगर हरिहर ने जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दी तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। अरे 15 बीघा जमीन थी। 15 बीघा जमीन के अंदर पूरा जीवन यापन हो जाता है, इतनी जमीन होती है। भाइयों ने सोचा यार पूरी की पूरी जमीन निकल जाएगी। भाइयों में भी आपस में कंपटीशन चलने लगा, जो ज्यादा अच्छी सेवा करेगा ना उनको देंगे जमीन। विचारधारा मन के अंदर रहने लगी। इसलिए क्या करें, सभी अच्छी सेवा करें, सभी अच्छा प्रयास करें। हरिहर काका के भाई जानते थे अगर हरिहर ने जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दी तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। 15 बीघा उपजाऊ जमीन को 2 लाख से अधिक की संपत्ति है। उस समय, उस जमाने में 2 लाख 2 करोड़ से ज्यादा हो गया। वर्तमान में 20 करोड़ मान लीजिए आप, इतने जमीन, इतना पैसा। 15 बीघा जमीन की वैल्यू आप नहीं आंक सकते, क्योंकि उसका पैसा एक बार गिना जा सकता है बच्चों, लेकिन वो जमीन जीवन भर उपजाकर हमें खिलाती है, हर साल हमें देती है। जमीन बेचकर एक बार पैसा उठाया जा सकता है, लेकिन जमीन वो मां है जो हमें पाल पोस कर बड़ा करती है और जीवन भर हमें खिलाने की गारंटी देती है। उस जमीन के प्रति लोगों का लालच बढ़ता चला जा रहा था। 2 लाख से अधिक संपत्ति है, अतः उन्होंने परिवार को समझा दिया कि काका की खूब सेवा की जाए। यही कारण था कि हरिहर की ज्यादा सेवा होने लगी थी, वरना ऐसा न हो वो महंत जी फिर आ जाएं और ले जाएं उठा करके, बैला फुसला करके। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिनके कारण महंत द्वारा हरिहर का अपहरण किया गया। महंत जी ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया। देखा काका मान नहीं रहे हैं, काका को समझ में नहीं आ रहा है, काका कंफ्यूज हो रहे हैं, काका को उठा लो जी। अब जो महंत सेवा करने को तैयार था वो दुष्टता पर आ गया। महंत ने हरिहर काका को खूब समझाया, अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। महंत जी ने बड़े प्यार से समझाया, अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें आप। उन्होंने काफी प्रलोभन दिए। प्रलोभन क्या होते हैं, लालच, अनेक प्रकार के लालच दिए कि आप अपनी जो जमीन है ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। जहां कहीं भी मौका मिलता वे हरिहर को उकसाने लगते, क्या करोगे सांसारिक मोह माया में फंसकर, क्या ले जाओगे साथ में, क्या लेकर आए थे। इस प्रकार की कई प्रकार की बातें उन्हें समझाकर जबरदस्ती उनके उकसाने का काम किया करते, मगर काका नहीं मान रहे थे, क्योंकि काका एक मन यह भी सोचते थे कि मेरा अपना भी परिवार है। उन्होंने सोचा कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है, वो क्या करे क्या ना करे इस चक्कर में पड़ गया है। वो अपनी जमीन तो ठाकुर को देना चाहता है, ठाकुर जी को देना चाहता है, मगर भाई के परिवार के मुंह में पड़ा है। उन्होंने सोचा हरिहर से जमीन जबरन लिखवा ली जाए कागज पर, और जब जमीन कागज पर जबरन लिखवाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, उठा कर लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो है वो साइन नहीं करने देंगे। भाई कैसे साइन करने देंगे, 15 बीघा जमीन है, कैसे लेने देंगे। कंफ्यूजन वाली स्थिति थी। महंत क्या करते, महंत ने क्या किया, उठा लो जी, बाद में हरिहर का स्वयं राजी हो जाएगा, यही सोचकर उन्होंने हरिहर काका का अपहरण कर लिया। फिर अगला आता है कि भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका के मोहभंग की शुरुआत कब हुई। भाइयों के परिवार के प्रति भी मोहभंग हो गया। पाठ के आधार पर जवाब देना है। जब
भतीजा आया, अच्छे अच्छे व्यंजन घर के अंदर बने, तरकारी पकवान बने और अनदेखा किया गया काका के प्रति। भाइयों के प्रति मोहभंग तब शुरू हुआ जब उनके भाइयों की पत्नियों, बहुओं और बच्चों ने उन्हें पूछना ताछना बंद कर दिया। उनके प्रति दुर्व्यवहार होने लगा। एक बार जब वो बीमार हुए तो कोई उन्हें पानी देने तक नहीं आया। बच्चे धमा चौकड़ी मचाते रहते, औरतें ध्यान नहीं देती, भाई खेतों में चले जाते। तब उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए स्वयं कष्ट उठाना पड़ता। तब उन्हें अपनी मृत पत्नियों की याद आई। तभी उनके अपने भाइयों के परिवार से मोहभंग होना शुरू हो गया। उन्होंने देखा यार ये सब मतलबी हैं, सब स्वार्थी हैं, सिर्फ मतलब के सगे हैं। भाई अपने मस्ती में मस्त हैं, पत्नियां बहुएं अपनी मस्ती में मस्त हैं, बच्चे कोई सुनते नहीं है, तो आखिर मैं यहाँ किसके लिए? ठाकुरबाड़ी में एक रात गुजारने में हरिहर काका को कैसा अनुभव हुआ? जब वो एक रात ठाकुरबाड़ी में रहे, मजा आ गया उनको। हरिहर काका ने अपनी असीम सुख, संतोष और शांति का अनुभव किया। असीम अनलिमिटेड सुख, संतोष और शांति अनुभव किया। और उनकी सेवा भी वहां जबरदस्त की गई ताकि उन्हें इम्प्रेस किया जा सके, अपने प्रति आकर्षित किया जा सके। स्वयं पुजारी ने उन्हें खाना परोसा। ऐसे पुजारी जी, भगवान के पुजारी जी, ठाकुर जी की पुजारी जी आज सेवा कर रहे हैं काका की। स्वयं खाना परोसा। महंत जी ने धर्म चर्चा करके शांति पहुंचाई। खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयां बनी, व्यंजन बने। ऐसा बढ़िया खाना उन्होंने पहले कभी खाया ही नहीं था, क्योंकि ठाकुर जी के नाम पर अथाह घी संपदा वहां पर आया करती थी और शानदार माल बना करते थे। सोने के लिए बहुत ही आरामदायक पलंग मिला। सेवकों ने उन्हें अपनी सेवा से प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार उन्होंने एक ही रात में असीम सुख और संतोष की प्राप्त कर ली। उन्होंने सोचा कि यार इतना बढ़िया जो सिस्टम है ये और कहां मिल सकता है, इतनी बढ़िया चीज और हमें कहां मिल सकती है, इतना आनंद और कहां प्राप्त हो सकता है। एक मन के लिए, एक पल के लिए भैया बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए ठाकुरबाड़ी के प्रति। उन्होंने कहा बढ़िया बढ़िया, वहां सांसारिक मोह माया में फंसकर क्या करेंगे, अपन तो सारी धन संपत्ति यहीं पर ठाकुरबाड़ी में दे देते हैं, ठाकुर जी के नाम कर देते हैं। आखिर तीनों लोकों में अपनी चर्चा होगी, अपना नाम होगा। मृत्यु के बाद भी जन्म जन्मांतर हमें याद रखा जाएगा। क्योंकि बच्चों, धार्मिक आस्था और विश्वास ऐसी चीज है जो हमारे मस्तिष्क में भर दिया जाता है, वो भर जाता है। और ऐसे लोगों ने धार्मिक आस्थाओं को बिगाड़ रखा है। धर्म गलत नहीं है, विश्वास गलत नहीं है, हमारी आस्थाएं गलत नहीं है, लेकिन ऐसे ढोंगी लोग गलत हैं। वो महंत यही कर रहा था, सिर्फ अपनी व्यवस्थाएं जमाने के चक्कर में लगा हुआ था। वो 15 बीघा जमीन के पीछे उनका विश्वास था कि हम इसे ले लेंगे। आपने मेरी पूरी बात को सुनी, समझा, हमने पूरी कहानी को जाना। एक प्रश्न इसमें से आता है और वो सीधा आता है 5 नंबर का। बोर्ड के अंदर 5-5 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो हमारी इस कहानी से आते हैं। और कहानी में आपके पास में 3 हैं। हरिहर काका है, सपनों कैसे दिन है, और तीसरी टोपी शुक्ला है। 3 कहानियां हैं। इन तीनों कहानियों को बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ लेना है, ध्यान रखना है। कहानी अगर आपको याद रहेगी तो कोई सा भी प्रश्न आएगा आप कर लेंगे। एक प्रश्न आता है प्रतिपाद्य बताइए। उस प्रतिपाद्य का मतलब क्या है, लेखक ने क्या कहना चाहा है, उद्देश्य क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है, उसका मीनिंग ये होता है। हम कंफ्यूज नहीं हो, उस प्रश्न का जवाब यही है कि लेखक उस कहानी के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, कहानी को आपने देखा, सुना, क्वेश्चन आंसर सुने। अब आपका, मैंने अपना दायित्व 101% कंप्लीट किया। आपका दायित्व क्या बनता है, आप इसी को समझेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और अपने चैनल को, मोशन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मुझे पता है आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने। तो जैसे मैंने आपसे कहा, हमारा दायित्व अब क्या बनता है, मेरे अच्छे से बच्चों, मेरे सच्चे से बच्चों, मेरे प्यारे से बच्चों, हम आपके लिए 100% पर लगे हुए हैं। और आपको क्या करना है, सिर्फ हमारा साथ देना है। क्या करना है, अपने मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ लगे हुए हैं। ठीक है, मैं आपका अपना SM गौर
फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।